अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम दिन भर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपकी मेज़बान माहम ज़ाहिर और मैं हूँ इमरान सनाउल्लाह। नाजरीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात पर डेडलॉक की। तो आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत देते हुए पार्लिमानी कमेटी बनाने की पेशकश कर दी है। वफाकी काबीना के इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि खुले दिल के साथ PTI के साथ मुज़ाकरात में बैठे और उन्हें मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल फ्राहम किया गया, लेकिन PTI मुज़ाकरात से भाग रही है। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म क्या कहा ये भी देख लेते हैं। साथ जो मुज़ाकरात थे उसके लिए हमने जेन्युइन तरीके से ऑफ़र को कबूल किया। कमेटी ने डिमांड किया कि आप लिख कर दें, उन्होंने लिख कर दिया। मीटिंग 28 तारीख को होनी थी, उससे पहले उन्होंने वो इनकार कर दिया, भाग गए। ये आएँ बैठें, हाउस कमेटी के लिए हम तैयार हैं। सही, तो वज़ीर आज़म की जानिब से एक बार फिर से मुज़ाकरात की पेशकश की गई है। आपको बताते चले कि 2 रोज़ कबल PTI और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर होना था, ताहम PTI ने इजलास का बॉयकॉट किया था और मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार कर दिया था और हुकूमत ने 45 मिनट इंतजार के बाद इजलास खत्म कर दिया था, जिसके बाद सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मंगल को मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि PTI के ना आने की वजह से कमेटी को तहलील किया जाएगा। PTI ने जेलों में बंद पार्टी रहनुमाओं की रिहाई और 9 मई 2023 और 26 नवंबर 2024 के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर रखा है। PTI के मुतालबात पर हुकूमत और PTI के दरमियान अभी तक 3 बैठकें हो चुकी हैं, जिनमें PTI ने हुकूमत से रिटर्न में जवाब मांगा था। जवाब न आने पर चौथी नशिस्त से पहले ही PTI ने हुकूमत के साथ जारी मुज़ाकरात खत्म करके जलसे और मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत बसरा साहब। आपके वक्त का सर कहिएगा, 4 दौर जो हैं वो नाकाम हो चुके हैं, फिर वज़ीर आज़म की जानिब से दोबारा से ऑफर की गई है मुज़ाकरात की, तो PTI को इसमें फ़ायदा होने जा रहा है या हुकूमत को फ़ायदा होने जा रहा है? क्या वजह है, मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार क्यों है? देखें, यही सवाल मुज़ाकरात के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से डेला जेल में किया गया। उन्होंने कहा ये बेचारों की तो इतनी हैसियत नहीं है कि ये उन्होंने इनको मुसल्लत किया है फॉर्म 47 के जरिए। हम तो इनको एक्सपोज करना चाहते थे पूरी कौम के सामने कि हम बार बार कह रहे थे कि जो 17 सीटों के साथ वज़ीर आज़म बना बैठा है, जिसको इमरान खान साहब ने आज़म का खिताब दिया है, इसलिए हमने पूरी कौम को दिखा दिया और बता दिया कि जो हमें कहते थे कि आप इनसे मुज़ाकरात करें, तो हम ये कहते थे ये फॉर्म 47 के नमूने हैं, ये फॉर्म 47 की पैदावार हैं, ये इन बेचारों की कोई सियासी औकात नहीं है। वहां सियासतदान अवाम से होते हैं। जब मियां नवाज शरीफ डॉक्टर यास्मीन राशिद से इलेक्शन हार गया, जब मरियम बीबी हार गई, शहबाज शरीफ हार गया, तो कौन सी हुकूमत, कौन सी सियासत, कौन सी पार्लियामेंट और वो पार्लियामेंट। तो हम ये समझते हैं कि ये जो मौजूदा निजाम है ये पाकिस्तान के लिए तबाही और बर्बादी लेकर आ रहा है। पाकिस्तान को आजाद हुए आज 70 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान में रही है। जब तक पाकिस्तान में लेकिन शौकत बसरा साहब, आप इस सिस्टम को कह रहे हैं जाली सिस्टम है, तो इसी सिस्टम का हिस्सा तो आप भी हैं। PTI एक सूबे में हुकूमत भी कर रही है, आपके सेनेटर्स हैं, वो तनख्वाहें भी ले रहे हैं, वो ट्रिप्स भी ले रहे हैं, वो पेट्रोल भी ले रहे हैं, इसी हुकूमत के साथ बात भी कर रहे हैं, और आपने जो अपने 2 मुतालिबात रखे उसमें ये फॉर्म 47 वाला जिक्र ही आपने नहीं किया। तो इसका मतलब आप पे इल्ज़ाम ये भी लग रहा है कि आप तो इस हुकूमत को तस्लीम कर चुके हैं, तभी इनसे मुज़ाकरात कर रहे थे आप। इमरान भाई, बहुत ही आपने अच्छा सवाल किया। देखें, तहरीक इंसाफ और इमरान खान तो इस वक्त पूरा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। 95% पाकिस्तान इमरान खान साहब के साथ खड़ा है। 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, उसमें हर तरह के जुल्म, जबर और फिस्तायत के बावजूद पार्टी तोड़ दी गई, इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, निशान छीन लिया गया। लोगों ने 2/3 मेजोरिटी दी वजीर आजम इमरान खान को। मेरे भाई, अगर हम इस निजाम का हिस्सा बने हैं तो इनको इस निजाम से निकालने के लिए बने हैं। हमें इस बात का अंदाजा था पहले दिन। आपको याद होगा, हमारा मकसद अगर हुकूमत लेना होता, इमरान खान साहब का वजीर आजम बनना होता, तो पीपल्स पार्टी चल के गई थी इमरान खान साहब के पास, आइए आप मेजोरिटी में। आज भी इसके बावजूद कि आपकी सीटें छीन ली गई, आपकी पार्टी मेजोरिटी पार्टी है, आइए आप वजीर आजम बनिए। तो खान साहब ने जवाब दिया था ये चीजें तो एक तरफ शौकत साहब अब क्या लाहेअमल इख्तियार करने जा रही है PTI, क्योंकि अब तो वजीर आजम ने फिर से ऐलान कर दिया है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अब क्या आगे लाहेअमल होगा? मुज़ाकरात का जो ऊंट है वो किस करवट बैठेगा? मुज़ाकरात करेंगे या नहीं करेंगे, या जलसों की तरफ ही जाएगी PTI? माहम, बिल्कुल क्लियर हमारा लाहेअमल है। इमरान खान साहब, मैंने आपको अर्ज किया कि वो पाकिस्तान में
आइन की हुक्मरानी की और रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ रहे हैं। हमारे मुज़ाकरात कभी भी इनसे इस बात के लिए नहीं हुए कि हमें हुकूमत चाहिए और आप खान साहब को वजीर आजम बना दें। हमारा, अगर हम कहते थे कि हम एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे, तो आज पूरी कौम को पता चल गया कि जो बेचारे फार्म 47 के नमूने मुलाकात नहीं करवा सकते, वो खान साहब से बातचीत नहीं करवा सकते, हमारी कमेटी को नहीं मिलवा सकते, तो उनके इख्तियार में क्या है। आज भी हम एस्टेब्लिशमेंट से यही बात करते हैं और मुज़ाकरात भी इसी बात के थे कि पाकिस्तान को अगर कोई चीज बचा सकती है तो वो सिर्फ आईने पाकिस्तान इकट्ठा रख सकता है और रूल ऑफ लॉ। आप अंदाजा कीजिए कि जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसको वजीर आजम होना चाहिए था, वो इमरान खान साहब 500 दिन से जेल में बैठे हुए हैं। वो जो लोग जेलों में होने चाहिए थे, कोई जाल साजिश से सदर बन गया, कोई जाल साजिश से वजीर आजम बन गया, ये वजीर आला है, सो कॉल्ड वजीर आला, ये वजीर आला बन गई। तो हम आज भी इनसे लाहे अमल हमारा यही है कि हम आइन और कानून के ताबे जी। जो हमें सियासत इजाजत देती है, हमारा जलसा जुलूस करना हमारा आईनी जमहूरी हक है। बेशक इस वक्त पाकिस्तान में बेहतरीन हालात हैं, आप अपना आईनी हक इस्तेमाल करेंगे और तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को सवाबी में एहतजाज की फाइनल कॉल भी दे रखी है। बहुत शुक्रिया आपका शौकत बसरा साहब। और 8 फरवरी 2024 को जी इलेक्शंस हुए थे और इसी 8 फरवरी 2025 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है सवाबी में पावर शो करेगी और इस पर ख़ास तब्दीली आई है। जुनेद अकबर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर बन चुके हैं और अली अमीन गंडापुर को सदारत से हटा दिया गया है। अब ये एहतजाज की कॉल किस हद तक कामयाब होगी, किसी दूसरे शहर में एहतजाज किया जा सकेगा या नहीं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस एहतजाज से अब क्या हासिल करना चाहती है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खैर, प्रोग्राम में हम आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात करते हैं अमेरिका में मुसाफिर तैयारे और फौजी हेलीकॉप्टर हादसे की। तो अमेरिकी एयरलाइंस का एक मुसाफिर तैयारा और फौजी हेलीकॉप्टर रेगन नेशनल एयरपोर्ट वाशिंगटन के करीब फ़ज़ा में टकराकर दरियाए पोटोमैक में गिरकर तबाह हो गए। दरिया के पानी से अब तक 18 लाशें निकाली जा चुकी हैं, ताहम ताहाल किसी जिंदा शख्स को नहीं निकाला गया। अमेरिकन एयरलाइंस की परवाज़ 5342 था, जिसमें 60 मुसाफिर और अमले के 4 अरकान सवार थे। टकराने वाले हेलीकॉप्टर में 3 फौजी सवार थे जो तरबियती परवाज़ उड़ा रहे थे। रेगन नेशनल एयरपोर्ट पर तमाम परवाज़ों के टेक ऑफ और लैंडिंग का अमल रोक दिया गया। ये हादसा कैसे रूनुमा हुआ और अभी तक क्या तहकीकात हुई हैं, अभी तक कुछ सामने नहीं आया। और हादसे के बाद दर्जनों पुलिस एहलकार, एम्बुलेंस और रेस्क्यू यूनिट्स, जिनमें से कुछ कश्तियां लेकर जा रहे थे, दरिया के किनारे खड़े हो गए और रेगन हवाई अड्डे के किनारे की पोजीशंस पर पहुंच गए। बराह रास्त टीवी तस्वीर में कई कश्तियों को पानी में देखा जा सकता है, जिन पर नीली और सुर्ख लाइटें लगी हुई हैं। अमेरिका में ये कोई पहला हादसा नहीं है। कमर्शियल एयरलाइन को आखिरी बार 2009 में हादसा पेश आया था, जब कॉलिन एयर की परवाज़ जो है वो न्यूयॉर्क में गिरकर तबाह हुई थी, जिसके नतीजे में सवार तमाम 49 अफराद हलाक हो गए थे। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमरीकी सहाफ़ी फ़ारूक मिर्ज़ा साहब। फ़ारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, अभी तक क्या इतलात सामने आई हैं, ये हादसा कैसे पेश आया, तहकीकात में क्या कुछ सामने आया है, और ये भी बताइएगा कि सर्च ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है। थैंक यू वेरी मच। बड़ा ही ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ है। एक मिलिट्री, यूएस मिलिट्री का हेलीकॉप्टर ब्लैक हॉक और अमेरिकन एयरलाइन का एक प्लेन जो है तकरीबन 64 पैसेंजर को लेके ये आपस में ये कोलाइड हुआ है। इसकी वजह अभी तक समझ नहीं आई। अभी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, लेकिन अब तक की जो इतलात ये हैं कि अभी कोई सर्वाइवर जो है अभी उसकी इतला नहीं है। और चूँकि ये पोस्टमैक जो रिवर है, इसमें टुकड़े टुकड़े होके गिरा है ये जो अमेरिकन एयरलाइन का प्लेन है, तो वो इस वक्त तकरीबन 300 से 400 जो रेस्क्यू वर्कर्स और दीगर एक्सपर्ट वो इसको ढूंढ रहे हैं। और अभी तक कोई लाइव कोई बंदा जो है उसकी कोई रिपोर्ट नहीं है। इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो ज़ाती तौर पे इसको वॉच कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि ये एक अमेरिकन हिस्ट्री में एक ट्रेजिक इंसिडेंट है, क्योंकि एक बहुत ही फ्रीजिंग टेम्परेचर है। और इसके अंदर ये भी बताया जा रहा है कि रशिया के 2 हाई रैंकिंग ऑफिशियल इसके अंदर मौजूद थे और 3 फौजी वो भी जो हेलीकॉप्टर में सवार थे, उनकी भी अभी कोई सर्वाइवल की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।
इसके अलावा जो लोकल डाइवर्स हैं, कम्युनिटी वॉलंटियर हैं, वो सब इस रेस्क्यू ऑपरेशन में इस वक्त अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई एग्जैक्ट कितनी कैजुअलिटी हुई है और कितने सर्वाइवर हैं, कोई अभी इसकी कोई ख़ास रिपोर्ट अभी जारी नहीं हुई। अच्छा फारूक मिर्ज़ा साहब, ये भी बताइएगा एयर ट्रैफिक कंट्रोल का इसमें क्या रोल है, क्योंकि अगर मुसाफिर तैयारा यहाँ से गुजर रहा था तो जो फौजी हेलीकॉप्टर है उसको हिदायत क्यों ना जारी की गई कि वो अपना रुख तब्दील कर ले, तो इस हवाले से भी बात हो रही है। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने इस पर क्या किया, तहकीकात में क्या बात सामने आई? देखें, ये जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर था, ये एक ट्रेनिंग मिशन पे था। इसके अंदर अभी जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो बहुत मोहतात हैं कि किसकी गलती है। जो फ्लाइट ऑपरेशन वो रिस्पॉन्सिबल हैं या जो ट्रेनिंग की जो टीम थी वो रिस्पॉन्सिबल है। अभी कोई ख़ास कोई वजूहात सामने बिल्कुल नहीं आई। अभी सारा मीडिया और पूरा अमेरिका जो है वो इस कोशिश कर रहा है इस बात पे कि अभी पता चले कि क्या कोई टेक्निकल वजूहात थी या कोई जीपीएस के इशू थे या फिर कोई वेदर का इशू था। लेकिन जो है ये इस वक्त बहुत ही ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ है और प्लेन के जो है वो बिल्कुल टुकड़े टुकड़े होके गिरे हैं। उस अभी तक इतलात यही है कि 19 जो लाशें हैं वो निकाल ली गई हैं। कुल 64 मुसाफिर इसमें सवार थे। तो क्या बताना है रेस्क्यू हुकाम का, रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक मुकम्मल हो जाएगा और कब तक ये जो बकाया लोग जो कि मिसिंग हैं उनको भी निकाल लिया जाएगा? उसी तौर पे जो एविएशन के इस तरह के मामला हाई सिक्योरिटी के होते हैं, उसके अंदर जब तक वो पूरा वसूख से उनके पास पूरी एविडेंस ना हो तो वो इस तरह की कोई अनाउंसमेंट नहीं करते। अभी इसमें जो इंटेलिजेंस अदारे हैं वो भी शामिल हैं, उनका भी इनटेक है, तो अभी कोई ख़ास मालूमात सामने नहीं आई। अभी तक कोई ख़ास मालूमात सामने नहीं आई हैं। फारूक मिर्ज़ा अमरीका के साफ़ी मौजूद थे और नहायत ही अफसोसनाक वाक़या है और उम्मीद करते हैं जी कि बाकी जितने भी लापता अफराद हैं उनको भी दरिया से निकाल लिया जाए। आगे बढ़ते हैं जी प्रोग्राम में। अब कुछ बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के रंगारंग मेले और इसकी तैयारियों की। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मेला पाकिस्तान में सजने को तैयार है। गैर मुल्की खिलाड़ियों और शायकीन की आमद की खुशी में लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम का तामीराती काम मुकम्मल कर लिया गया है। रावलपिंडी और कराची स्टेडियम की ताज़ीन और आराइश आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं, जबकि लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम नए और खूबसूरत रूप में दुनिया के सामने लाया जाएगा। लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में शायकीन क्रिकेट की तादाद 25,000 से बढ़ाकर 35,000 कर दी गई है। इसके अलावा रावलपिंडी और कराची स्टेडियम में भी तज़ीन और आराइश का काम आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। कराची स्टेडियम में 32,000 तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश है, जबकि रावलपिंडी स्टेडियम 17,000 से ज़ायद उसकी गुंजाइश बढ़ा दी गई है। और आपको बताते जाएं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। इफ्तिताही मैच की तमाम टिकटें भी फरोख्त हो चुकी हैं। लाहौर में शेड्यूल पहले सेमीफाइनल की सिर्फ चंद टिकट्स ही बाकी रह गई हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां और टिकटों की फरोख्त की अब आपको शहरियों के रद्दअमल भी दिखाते हैं कि वो कितने पुरजोश हैं। इतना बड़ा इवेंट पाकिस्तान में हो रहा है और उनका पसंदीदा खिलाड़ी कौन है, शहरियों ने क्या कहा, आइए वो भी देखते हैं। या तो इंटरनेशनल टीम आ रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़ी टीम आ रहे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड वगैरह आ रहे हैं। और एक चीज़ मिसिंग है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहे। बहुत ही ख्वाहिश थी कि इंडिया आए और हम इंडिया के प्लेयर्स को देखें, हम उनको एज ए क्रिकेटर रिस्पेक्ट करते हैं। ये मसला सिक्योरिटी का नहीं, ये मसला ये है कि पाकिस्तान में कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे कोहली, रोहित शर्मा, ये जो बड़े बड़े प्लेयर हैं उनके सबके फैंस मौजूद हैं, तो उनको फैंस का सोच के आना चाहिए था। स्पेशली ये इवेंट तो पाकिस्तान में हो रहा है और इसके लिए तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। टॉप 4 में तो मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड होंगी और पाकिस्तान तो होगा, साथ में एक इंडिया होगी। पाकिस्तान में काफ़ी अरसे बाद एक इतना बड़ा इवेंट आ रहा है। हम काफ़ी एक्साइटेड हैं इस इवेंट के लिए। हम जाएंगे इंशाल्लाह, रोड मैचेस देखेंगे। हम काफ़ी एक्साइटेड हैं, पर अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच भी दे होता तो और ज़्यादा मज़ा आता और हम सब बहुत एक्साइटेड थे इसके लिए। बट कोई नहीं, जो मैचेस यहाँ पे होंगे अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे। तो शायकीन क्रिकेट का जोश खरोश तो आपने देख लिया। इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया इस वक्त साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुर्रऊफ साहब ने। अब्दुर्रऊफ साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान इतने बड़े इवेंट को होस्ट कर रहे हैं, तैयारियां भी हमने देख ली हैं, तो इससे क्रिकेट में कितनी बेहतरी हमें देखने को मिलेगी और पाकिस्तान के लिए जो एजाज़ है कि पाकिस्तान इस बड़े इवेंट को होस्ट कर रहा है, इस पर आप क्या कहते हैं? तो देखिए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट है और जो उससे पहले इवेंट हुआ था 90 पाकिस्तान ने जो होस्ट किया था, वर्ल्ड कप को होस्ट किया था, और उसके बाद 29 साल के बाद पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा इवेंट मिल रहा है चैंपियन ट्रॉफी का। और इसमें पाकिस्तान की जो प्रिपरेशंस है
वो कंप्लीट है। थोड़ा सा सेटबैक डेफिनेट हुआ है जब इंडिया ने एट द 11th आवर उन्होंने आने से इनकार कर दिया, तो और उससे अगर इंडिया भी यहाँ पर आ जाता तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को इससे बहुत ज्यादा बूस्ट मिलता। मगर उसके बावजूद पाकिस्तान ने अपनी जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट है, रेनोवेशन है जो स्टेडियम की वो तकमील तक पहुंच चुकी है। और जहाँ तक आपने बात किया कि इससे बूस्ट क्या मिलता है, क्योंकि आप जब आपके क्रिकेट के मैदान आबाद होंगे तो उसमें काफी ज्यादा चीजें इसके साथ जुड़ी होती हैं। आपकी ट्रांसपोर्टेशन जुड़ी होती है, आपकी होटलिंग का बिजनेस इसके साथ इन्वॉल्व होता है, आपकी एयरलाइन का बिजनेस इन्वॉल्व होता है, आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस इन्वॉल्व हो जाता है, जो स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग और स्पोर्ट्स गुड्स होती है वो इन्वॉल्व होती है। एक बहुत बड़ी तादाद में इसमें लोगों को न सिर्फ रोजगार मिलता है बल्कि जो आपके प्लेयर्स हैं उनमें भी मोटिवेशन आती है। जब यंगस्टर्स ग्राउंड में जाते हैं, सेहतमंद एक्टिविटी देखते हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स को अपने दरमियान में और अपने शहरों में खेलते हुए देखते हैं, तो एक डिफरेंट टाइप की मोटिवेशन आप में आती है और आप में इतना ही ज्यादा शौक पैदा होता है। और उसके बाद जो आपका डोमेस्टिक का पूरा स्ट्रक्चर है वो भी उसमें उसको भी बहुत ज्यादा इससे हेल्प मिलती है। तो अब्दुल रऊफ साहब, जैसे कि आपने भारत का भाई जिक्र किया, आपने पहले हमने देख लिया जब ये चैंपियंस ट्रॉफी अभी उसका शेड्यूल जारी होना था तो भारत की तरफ से जो रुकावटें डाली गई उससे शेड्यूल बड़ा मुतासर हुआ, काफ़ी लेट शेड्यूल जो है वो अनाउंस किया गया। अभी इतलात ये हैं कि जो कैप्टन्स का प्रोमो होता है उसके लिए भी भारतीय कप्तान नहीं आ रहे, फिर जो कैप्टन्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसके लिए भी वो नहीं आ रहे। तो खेल के मैदान में सियासत और भारत की जानिब से बार बार यही हरकत की जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मेरा ख्याल है कि बहुत ही अफसोसनाक रवैया और इसको जो स्पोर्ट्स को सियासत से बिल्कुल अलग रखना चाहिए, मगर इंडिया ने इसमें नहीं किया। और उसमें जो स्पेशली कंसर्न आते हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पे आते हैं, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ इंडिया एक मौजूद नहीं है बल्कि 8-10 और जो मेंबर्स कंट्री हैं वो भी वहाँ पे मौजूद हैं और उनकी अपनी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। और उनको मेरा ख्याल है कि चाहिए कि इसमें एक न्यूट्रल और फैसला कुन किरदार उनको अदा करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो 3 इवेंट्स हैं, 2016 में भी पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में अपनी टीम इंडिया भेजी, फिर एशिया कप हमने इंडिया की डिमांड पे हाइब्रिड मॉडल पे श्रीलंका में मुंतकिल किया, उसमें भी हमें नुकसान हुआ। फिर 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें भी पाकिस्तान ने अपनी टीम इंडिया खेलने के लिए भेजी, मगर आप एट द नेक ऑफ द टाइम इंडिया ने खेलने से पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया और पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व किया और उसमें अजीबोगरीब उन्होंने लेम एक्सक्यूजेस बनाया। और उसके बाद फिर जब पाकिस्तान ने जब चैंपियन ट्रॉफी का टूर करवाना था मुजफ्फराबाद में और गिलगित में, उसमें भी इंडिया इसको दरमियान में ले आया और कहा कि क्योंकि कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है तो पाकिस्तान इन 2 इलाकों में चैंपियन ट्रॉफी का टूर नहीं करवा सकता और नहीं लेकर जा सकता। और फिर इसको आईसीसी इसमें ने इंटरव्यू किया और पाकिस्तान वहां पर नहीं लेकर जा सका। और फिर एक दफा फिर लोगों का प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि जब आप होस्टिंग कंट्री होते हैं तो आपके डेफिनेट आपका जो होस्ट कंट्री होता है उसका लोगो आपकी शर्ट पे प्रिंट होना जरूरी होता है, मगर उसमें भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने, बीसीसीआई ने और इंडियन जो जर्नलिस्ट है उन्होंने उसमें रोड़े अटकाने की कोशिश की। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का जितना भी माहौल है, जो भी स्ट्रक्चर है, उसको सबूताज करने की कोशिश करते हैं और इसमें उन्होंने खुल के अपना किरदार अदा किया। हालांकि उनको चाहिए था कि जो बाकी कंट्रीज हैं उनको साथ लेकर उनपे जान डालते उसमें और उनमें अपना जो शेयर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मगर इंडिया जो आईसीसी का रेवेन्यू है उसमें सबसे बड़ा जो बेनिफिशियर है वो इंडिया बन चुका है। और उसके बाद जो बाकी कंट्रीज हैं उसको उसके बिल्कुल ख्याल नहीं है कि उनको किस तरह उनको साथ लेकर चलना, तो उसको आईसीसी ही बेहतर तरीके से मेरा ख्याल है कि हैंडल कर सकती है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल रऊफ साहब, साबिक टेस्ट क्रिकेटर मौजूद थे। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां जो हैं वो भरपूर तरीके से तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हुई हैं और कज़ाफ़ी स्टेडियम तो मुकम्मल तौर पर ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। इस तरह से पिंडी और कराची स्टेडियम भी तकमील के मराहिल में है और पाकिस्तान इस बड़े इवेंट को होस्ट भी कर रहा है। क्रिकेट शायकीन काफ़ी पुरजोश हैं, क्रिकेट को चाहने वाले इस इवेंट के इंतज़ार में हैं और पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर इसको होस्ट करने के लिए तैयार बैठा है। फ़िलहाल यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में अब कुछ बात करते हैं शहर कायद को भिखारियों से साफ करने के मिशन की। कराची की मेन शाहराहों, बाजारों और ट्रैफिक सिग्नल्स पर भिखारियों की भरमार हो गई है। भिखारियों का ट्रैफिक सिग्नल्स पर मांगने के बायस न सिर्फ ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर हो रहा है बल्कि शहरी जहनी कोफ्त और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, जिसके बायस गुज़श्ता रोज़ सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने पुलिस को सिग्नल्स पर भिखारियों और ख्वाजा सराओं के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। और अदालती हुक्म में ये भी कहा गया है कि शहर के किसी भी सिग्नल पर ख्वाजा सरा और दीगर भिखारी मौजूद ना हो। ट्रैफिक सिग्नल्स पर भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। भिखारी, ख्वाजा सरा, मर्द, ख़वातीन और बच्चे ना सिर्फ शहरियों को परेशान करते हैं बल्कि हिरासा भी करते हैं। सूबाई अरकान असम्बली ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले की हिमायत कहा है कि गदागरी की लानत को ख़त्म करना चाहिए। गदागरों की वजह से पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर बदनाम हो रहा है। उन्होंने क्या कहा, ये जानते हैं अपने नुमाइंदे अरबाब अली चांडियों की स्पेशल रिपोर्ट में। शहर का कोई भी सिग्नल ऐसे भिखारियों, बच्चों, ख्वाजा सराओं
और उनसे महफूज नहीं है, जो कि ज़बरदस्ती भीख मांगते हैं और बाज़ औक़ात तो वो शीशे के तोड़ने और अंदर घुसने की भी कोशिश करते हैं। पूछते हैं अरकान असेंबली से क्या कहते हैं सर? बिल्कुल ऐसे वो चिमट जाते हैं, अगर नहीं देते तो गाली देते हैं, और बहुत सी जगह में तो ये अगर बच्चे वगैरह या बुजुर्ग बैठे हुए उनकी तौहीन करते हैं। बिल्कुल बंदिश लगानी चाहिए और पैगरी जो है ये ख़त्म होनी चाहिए और होपफुली इस पर एक्शन लिया जाएगा और इम्प्लीमेंटेशन भी होगी जो बात है। एक तो गरीब हैं मगर एक वो हैं जो प्रोफेशनल गदागिरी करते हैं, और ये गदागिरी जो है सिर्फ यहाँ पे नहीं पर यहाँ से एक्सपोर्ट भी होती है, तो उस वजह से भी मुल्क का नाम बदनाम हो रहा है। और यहाँ पर भी हर एक सिग्नल पे जो है बहुत सारे, मगर ये सारे जो है अब कंट्री से और दूसरी जगहों से जो है वो एक माफिया है जो बुलाई जाती है। इसी गदागरी ने हमें पूरी दुनिया में बदनाम किया है, तो इस फैसले पे मेरा ख्याल है कि अमल होना चाहिए। अरकान असेंबली की बात आपने सुनी, उनका ये कहना था कि इस मसले का हल ज़रूर निकालना चाहिए। तो ये स्पेशल रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। कल के अदालती हुक्म के बाद कराची इंतज़ामिया ने भी अभी तक कहां कार्रवाई की है और कितने भिखारियों को गिरफ्तार किया है और शहरी अदालती फैसले से कितना खुश हैं, जाने के लिए देखते हैं कराची से अपने नुमाइंदे सलमान अहमद की ये स्पेशल रिपोर्ट। कायद में भिखारियों की भरमार से तंग शहरियों में से एक शहरी सिंध हाई कोर्ट पहुँच गया। दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने DIG ट्रैफिक को फौरी तौर पर अहकामात जारी किए कि आइंदा कराची के किसी भी ट्रैफिक सिग्नल पर भिखारी ख्वाजा सरा, खवातीन और बच्चे नहीं होने चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आवाम अदालती अहकामात पर क्या राय रखती है, आइए उन्हीं से जानते हैं। बिल्कुल खुशाइनी बात है, ये होना भी यही चाहिए। जिस तरह से ट्रैफिक डिस्टर्ब होती है, लोगों को परेशानी होती है, ज़बरदस्ती करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, तो ये बहुत अच्छा इक़दाम है और इसके ऊपर अमल होना चाहिए। अदालत ने अच्छा फैसला किया, बेकारों के संकट पे लोगों को तंग कर रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, तंग कर रहे हैं, उनको अच्छा फैसला किया कि खड़े नहीं होना चाहिए, अच्छा फैसला किया। हम बिल्कुल इस पर खुश हैं। रात को चोरी भी करते हैं और उसके बाद बहुत परेशान होते हैं हम लोग, इस पे जो खड़े होते हैं बेकारी। बिल्कुल सही बात है, इनको हटाना चाहिए ना, इनको हटा के इनको जगह साफ करना चाहिए, इनको बिल्कुल हटाना चाहिए। जिस सिग्नल से खड़े हो जा वो उधर बेकारी 3-3 4-4 लेटी सब मसले हो, माजूर भी नहीं है वो भी खड़े हैं उधर, हाथ टंगे पैसे दे दो। बहुत सारे ज़्यादा परेशान कर देते हैं, तंग करते हैं। मेरे ख्याल में ये फैसला बहुत अच्छा है माशाल्लाह। यकीनन बहुत अच्छी बात है और इसमें तो ऐसे भी है ख्वाजा सरा के जो है नहीं, और उन्होंने बल्कि माशरा ख़राब हो रहा है, बिगड़ रहा है। बस हम यही चाहेंगे कि अच्छी बात है, बल्कि बहुत अच्छी बात। शहरियों ने अदालती अहकामात को खुशाइन करार देते हुए इस बात पर जोर दिया है कि अब तमाम तर इक़दामात ट्रैफिक पुलिस इंतजामिया को करने हैं कि वो जिम्मेदारी के साथ किसी भी ट्रैफिक सिग्नल पर आवाम को परेशान करने वाले भिखारियों से जान छुड़ाएं। कैमरामैन सुहेल खान के साथ सलमान अहमद, सुनो न्यूज़, कराची। तो रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, पुलिस भी कार्रवाई कर रही है भिखारियों से जान छुड़वाने के लिए और होपफुली इस पर काबू कर लिया जाएगा। जी, प्रोग्राम में अब कुछ बात करते हैं मोहब्बत में गिरफ्तार अमरीकी खातून की। सोशल मीडिया पर परवान चढ़ी मोहब्बत जान को आ गई। अमरीकी महबूबा का पाकिस्तानी महबूब के बगैर वापस जाने से इनकार, घर के बाहर धरना दे दिया। कराची का नौजवान निदाल है, अपने खानदान समेत अपार्टमेंट को ताले लगाकर रूपोश हो गया, लेकिन अमरीकी खातून और निंजा एंड्रयू का दिल कहता है कि निदाल मजबूर है, वो बेवफा नहीं है और वो गई भी तो वो फिर वापस लौट कर आ जाएंगी। तो अमरीकी खातून की मज़ीद क्या डिमांड्स हैं और वो क्यों नहीं जा रही हैं और क्या करना चाहती हैं, रिपोर्ट देखते हैं। दिल वाली दुल्हा लेकर जाएगी, सोशल मीडिया पर परवान चढ़ी मोहब्बत जान को आ गई। अमरीकी महबूबा का पाकिस्तानी महबूब के बगैर वापस जाने से इनकार, घर के बाहर धरना दे दिया। कराची का नौजवान निधाल अपने खानदान समेत अपार्टमेंट को ताले लगाकर रूपोश हो गया। मोहल्लेदार इस प्रेम कहानी से तंग, कहा अहदो पैमान किसी और ने किए, खातून ने जीना हमारा हराम कर दिया। हम खुद यहाँ के रिहायशी हैं, हमारे लिए यहाँ आना जाना ज़ाहिर है, फैमिली है हमारी, बच्चे हैं, स्कूल आना जाने, फैमिली को आना जाने, उसकी वजह से जो बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गेट भी हमारा बंद है, बहुत मुश्किल और परेशानी हो गई है। खातून को समझा बुझाकर पुलिस विमेन थाने ले गई, लेकिन वो फिर वापस आ गई। ASP डिफेंस फायजा कहती हैं कि खातून का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं। मैंने बड़ा फ्रेंडली तरीके से, बड़ा सिस्टरहुड तरीके से उसको करने की कोशिश की, बट शी इज़ अनविलिंग टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। वो परेशान बहुत हैं, जिस तरह का उसके साथ एक इंसिडेंट हुआ है तो वो काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं। 19 साला निदाल की मोहब्बत में 2 बच्चों की मां गुज़िश्ता साल
साल अक्टूबर में अमेरिका से कराची चली आई। नौजवान के वालिदैन के इनकार पर खातून का इसरार बढ़ गया। अमेरिकी कॉन्सुलेट, पुलिस सब समझा बुझाकर हार चुके। खातून कहती है हुकूमत उसे पाकिस्तानी शहरियत दे और हफ्ते का 3000 वजीफा लगाए। और इसी पर गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ये कहते हैं कि लोग बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन कराची के लड़के ने लड़की को यहीं बुला लिया। पाकिस्तानी लड़के बहुत टैलेंटेड हैं। अमेरिकी पासपोर्ट वाली लड़की को अपने मुल्क बुला लिया है। उन्होंने क्या कहा वो भी देख लेते। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, सारे शहर की डिमांड है लड़का तो दिखाओ है कौन वो जिसने अमेरिकन खातून को यहाँ बुला के। देखिए ये है टैलेंट की बात, क्या टैलेंट है यार। लोग अमेरिकन पासपोर्ट लेने के लिए वहाँ जाते हैं, हमारे इस टैलेंटेड लड़के को देखो कि अमेरिकन पासपोर्ट समेत फुटपाथ पे बिठा दिया उसको लाके। और इमरान कामरान टेसोरी की बात से इत्तेफाक तो करते हैं, लड़के में टैलेंट तो है कि अमरीकी नयाद खातून जो है वो यहाँ तक आ चुकी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद हैं। शामिर खान, शामिर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा ये खातून कैसे आ गई, अब कहाँ पर हैं और इनकी डिमांड क्या है, और कोई ऐसे राब्ते करवाने के लिए कोई इंतजामात किए जा रहे हैं? ये भी बता दें कि वो टैलेंटेड लड़का किधर है, वो लड़का किधर है जिसका टैलेंट आज हमें नजर आ रहा है। टैलेंटेड लड़का तो ताहाल पुलिस से भी दूर है और अपनी महबूबा जो खातून है, अमरीकी खातून ओनिजा एंड्रूज की पहुंच से भी दूर है और अपने घर वालों के साथ ही गुज़िश्ता रोज से ही जो है वो लापता है। जबकि खातून जो है ये पुलिस के लिए दर्द सर बन गई हैं। पहले इस रिहायशी अपार्टमेंट में गुज़िश्ता रात से ये मौजूद रही और अब से कुछ ही देर पहले ये एक प्राइवेट कैब करा के इस गार्डन वेस्ट के इलाके से निकली, शारा फैसल नर्सरी पे आई, निजी रेस्टोरेंट के बाहर यहाँ पे आके इन्होंने जो लंच किया, खाना खाया और खाना खाने के बाद वहाँ पे जो वहाँ के मकीन है, जो आवाम है, उनका बड़ा रश लग गया, जिनमें से एक ने 15 पुलिस को जो है वो कॉल की। कॉल करने के बाद 15 पुलिस यहाँ पे आई और उन्होंने खातून को दोबारा से अपनी तहवील में लिया और लेकर टीपू सुल्तान थाने जो है इनको अब मुंतकिल कर दिया है। ताहम खातून के हवाले से बताया जा रहा है कि अब इनके पास जो है वो कुछ पैसे भी मौजूद नहीं है। शराय फसर जाके इन्होंने किसी होटल पे रहने की भी जो है वो ख्वाहिश कर दिया, जबकि खातून की तबीयत भी अब जो है खासा नासाज बताई जा रही है, क्योंकि पुलिस जरा ये कहते हैं कि शामिर ये वापस जाने का इरादा रखती हैं या लड़के से मुलाकात के बाद ही जाएंगी? तो कोई ऐसे इंतजामात किए जा रहे हैं कि लड़के से मुलाकात करवा के, बातचीत करवा के कंसेंसस से मामला हल हो और वो वापस जाएं? जी देखिए, कोशिशें तो बहुत की जा रही हैं, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है इस जोड़े को मिलाने के लिए, क्योंकि जो नौजवान है निडाल वो भी जो है वो यहाँ से फरार हो चुका है, जबकि खातून जो है उनका यही कहना है कि वो अपने महबूब के साथ ही वापस जाएंगी और वो इनका महबूब बकौल लेंगे अपने घर वालों के हाथों मजबूर है, वो इनको अपनाने में इसलिए पीछे हट रहा है क्योंकि उसके घर वाले जो उसके खिलाफ हैं। लेकिन यकीनी तौर पे जब वो लड़का जो कि टैलेंटेड लड़का जिसे का नाम दिया जा रहा है वो सामने आएगा, तो बयान देगा, तभी कुछ बात सामने आएगी कि वो अब तक इनको अपने साथ रखने में क्यों नाकाम है। और जबकि खातून ये कहती हैं कि उसके बगैर वो वापस नहीं जाएंगी। पुलिस इस सारे मामले में खासा जो है वो नाकाम तो नहीं बोलेंगे, खासा मजबूर सामने आ रही है, क्योंकि वो खातून को प्रोटेक्शन देने में बिल्कुल जी पुलिस भी नाकाम नजर आ रही है और मुझे लग रहा है पूरा पाकिस्तान पूरी दुनिया ही नाकाम हो जाए, क्योंकि खातून जो है वो कहती है मैंने नहीं मानना। देखिए मोहब्बत की कोई उम्र नहीं होती, लड़का 19 साल का है, लड़की भी 1992 की उसकी पैदाइश है, तो इतनी खास उम्र का फर्क नहीं है, छोटी है। लेकिन बात ही है, वो कहते हैं ना कि सच्ची मोहब्बत के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो वो आज हमें साइड इफेक्ट्स इस मोहब्बत की शक्ल में हमें देखने को मिल रहे हैं। बहरहाल जी कुछ मजीद अहम मौज़ूआत पर हमने बात करनी है, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तान के छोटे शहरों के बड़े मसाइल की, जिनके बाद शहरियों का जीना महाल हो गया है। सबसे पहले बात करते हैं जी सरगोदा की, जहां हमीद टाउन के करीब नहर लोअर जेहलम में पानी आने के बायस मेन सीवरेज लाइन फट गई है और नहर के नीचे से पाइप फटने से नहरी और सीवरेज का पानी करीबी आबादियों में दाखिल हो गया है। इसी तमाम तर मामले पर सैयद असद अब्बास शराजी जो कि असिस्टेंट कमिश्नर सरगोदा है, उन्होंने क्या कहा आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हमने जो पानी का नहर का पानी था उसको रुकवा दिया। एक ही गली में पानी इस टाइम एंटर हुआ था, गली नंबर 5 में, और वो भी पानी सकर मशीनों के थ्रू हमने निकाल लिया। 6 साल पहले ये पाइपलाइन डली थी एज पर माई इन्फॉर्मेशन, और वो पाइपलाइन अपना टाइम भी पूरा कर चुकी है। नई पाइपलाइन की स्कीम जो है वो अंडर जो है कंस्ट्रक्शन है, और ये 4 महीने पहले जो इशू आया था वो उसकी वजह से जो है ये चीज़ इस बार हमने बेहतर कंट्रोल मैनेज कर ली है, क्योंकि इस बार उस लेवल पे हम चीज़ों को जाने ही नहीं दे रहे, पहले ही मैनेज हो चुकी हैं।
असिस्टेंट कमिश्नर ने क्या कहा आपने सुना। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अली रज़ा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली रज़ा, कहिएगा कब से ये मामला जो है ख़राब है और इंतज़ामिया इस पर क्या कहती है, कब तक इसकी मुरम्मत करवा ली जाएगी? जी बिल्कुल, आज सुबह सवेरे नहर लोया जेलम के नीचे से गुजरने वाली सीवरेज पाइपलाइन फटने से हमीद टाउन की मुतअद्दिद गलियां और नहर और सीवरेज का पानी इलाकों में दाखिल हो गया था, जिसकी वजह से इलाका मकीन में महसूर होकर रह गए थे। 3 माह कबल यही पाइपलाइन फटने से हमीद टाउन, सुलेमानपुरा, बाबू मोहल्ला और शहर के मुख्तलिफ मकामात पर तबाही मच गई थी। पानी का शदीद प्रेशर होने से सड़कें तबाह हो गई थी, जिसकी मरम्मत के लिए करोड़ों रुपए के बिल मंजूर करवाए गए थे। गुज़िश्ता रोज महकमा इनहार की जानब से नहर में पानी छोड़ा गया। नहर के नीचे से गुजरने वाली पाइपलाइन की मरम्मत की गई थी। चंद रोज पहले ही इसी पाइपलाइन की मरम्मत हुई थी, जिसमें नाकस मटेरियल का बेदरेग इस्तेमाल किया गया था और वही पाइपलाइन फटने से इलाका भर में पानी फैल गया। वाकई की इतला मिलते ही इमदादी टीमें मौका पर पहुंच गई और चंद ही घंटों में पानी को रोक लिया गया, जो कि हमीद टाउन में दाखिल हो रहा था। जलई अफसरान भी मौका पर मौजूद रहे और हैवी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए नहर का बंद कर डाला और अभी तक अमदादी टीमें इंतजामिया क्या कहती है, कब तक इसकी मुरम्मत कर दी जाएगी? अब देखें, नहर का पानी तो बंद करवा दिया गया है, लेकिन पहले तो काफी जो घरों में पानी दाखिल हुआ था, काफी घर मुतासिर हुए थे, जबकि इंतजामिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जल्द इस पर कंट्रोल कर लिया जाएगा। बदकिस्मती के साथ ये भी कहना पड़ रहा है कि इससे पहले भी हादसा रूनुमा हुआ है, काफी घर जो है मुतासिर हुए थे, लेकिन नाकस मटेरियल का इस्तेमाल होने की वजह से दोबारा पाइपलाइन फटी है, जिसकी वजह से तमाम इलाका मकीन जो है इस वक्त परेशान है, इस तरह पे एहतजाज है। उनकी जानब से यही कहा जा रहा है कि पहले भी हमारा लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन ज़लई इंतजामिया ने हमारे साथ तावन नहीं किया। ज़लई इंतजामिया ने कोई तावन नहीं किया। बहुत शुक्रिया लिहाजा, आपने हमें आगाह किया। और जो है वो मुरम्मत तो नहीं करवा रही, लेकिन शायद मजम्मत ही करेगी वो भी, क्योंकि 3 माह पहले भी ऐसा वाक़या रूनुमा हो चुका है। फिलहाल जी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।